आप सभी का वेलकम। आइए हम लोग आज की अध्ययन बिंदु में पढ़ते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। मैं आर के पटेल आपको इस ग्रुप में, इस चैनल में स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में वर्णित है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां। अनुच्छेद 53 में वर्णित है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में वर्णित है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 55 में वर्णित है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में वर्णित है। इसके बारे में छोटा सा संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। जैसे भारत का राष्ट्रपति, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया है। कार्यपालिका की समस्त शक्ति को निहित अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति से किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद आते हैं। राष्ट्रपति का कार्यपालिका की बात, कार्य शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 56 में वर्णित है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चाहे तो वह राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है या फिर निर्धन हो जाने पर उसका पद रिक्त हो जाता है या फिर वह महाभियोग प्रक्रिया से हट सकता है। इतना प्रावधान जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 56 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति का पुनः नियुक्ति अनुच्छेद 57 में उल्लेख है। राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद 58 में वर्णित है। राष्ट्रपति की वेतन भत्ते और शर्तें अनुच्छेद 59 में वर्णित है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन विवाद का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 में वर्णित है। तो यहाँ पर देखिए, पुनः नियुक्ति कहने का मतलब राष्ट्रपति एक बार नियुक्त हो गया, उसके बाद वह आने वाले पंचवर्षीय योजना में भी वह पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब एक व्यक्ति 2 से 3 से 4 से 5 से राष्ट्रपति बन सकता है। कहने का मतलब एक बार राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति वह पुनः नहीं बन सकता, ऐसा बात उल्लेख नहीं है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। वेतन भत्ता की बात करते हैं तो वेतन 1,50,000 मिलता है और उनको अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। भत्ते के रूप में भी इनको विविध पैसे मिलते हैं। राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान अनुच्छेद 52। सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति पर निहित अनुच्छेद 77। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 143। 124। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 85 में वर्णित है। और सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर है, अनुच्छेद 77। कहने का मतलब नियुक्ति संबंधित, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और समस्त न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद, मंत्रीगण, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति पर निहित है।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा में कभी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और यह अनुच्छेद 108 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना अनुच्छेद 124 में वर्णित है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन मतलब संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 में वर्णित है। और वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो यहाँ पर देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जाता है, मतलब राष्ट्र में कोई वाद विवाद के वजह से दंगे फसाद उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। या कोई बाहरी व्यक्ति जो है, बाहरी देश आक्रमण कर देता है तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, मतलब अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में कुछ विवाद हो जाते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ का शासन स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं, इसे संवैधानिक शासन भी कहते हैं। वित्तीय आपातकाल कहने का मतलब